आर्टिकल 63A के फैसले का जनाब हो गया है पोस्टमार्टम, और पोस्टमार्टम किया है काजी फायज ईसा ने। और काजी फायज ईसा जब किसी भी चीज का पोस्टमार्टम करता है तो जनाब कख नहीं छड़ता, लीरो लीड करके रख देता है। और आज इस बात का अमली सबूत सामने आया है जब काजी ने 63A के रेफरेंस और फैसले दोनों का पोस्टमार्टम किया है, दोनों को लीरो लीड किया है। ऐसे नकात उठाए हैं कि अल्लाह अल्लाह वकील भी अश अश कर उठे, और वो तमाम लोग गश खाकर गिर पड़े जो आज किसी अदालती क़यामत के ढाए जाने की उम्मीदें लगाए बैठे थे। उनको तो जनाब आज आत्मा ही रुल गई है। ये बात भी अपनी जगह पर बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है कि आज काजी ने एक मर्तबा फिर आईने पाकिस्तान पर अपने अबूर और दस्तूर पाकिस्तान पर मुकम्मल यकीन का एक और अमली सबूत दिया है। कैसे? अगर इस सवाल का जवाब हमें तलाश करना है तो हमें आज की समाअत के दौरान चंद रिमार्क्स को जेरे बहस लाना होगा। और ये वो रिमार्क्स ऐसे हैं जो एक बावकार और बाज़मीर जज होने के लिए इस्टेब्लिश होते हैं कि जब एक जो बाज़मीर और बावकार जज होगा उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो इमरानदार हो, बल्कि बावकार और बाज़मीर जज आइनदार ही हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर आप आज की समाअत पर नजर दौड़ाएं तो आज की समाअत बुनियादी तौर पर आर्टिकल 63A के हवाले से जो नजर सानी की अपीलें हैं उनकी समाअत के लिए थी। और नजर सानी की अपीलों की समाअत के दौरान ये बात सामने आई कि इनफैक्ट इस कार्रवाई का आगाज होता है सदारती रेफरेंस से, जो उस वक्त के प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी अपने 4 सवालात के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भेजते हैं। और जैसे ही ये 4 सवालात आर्टिकल 63A के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अदालती राय के लिए पेश किए जाते हैं तो उसी वक्त उस वक्त की हुकूमत जिसको हेड कर रहे थे इमरान अहमद खान न्याजी, हाल मुकीम अडयाला जेल, हुकूमत भी आर्टिकल 184(3) की एक दरखास्त दायर कर देती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस और आर्टिकल 184(3) यानी मफाद आमा के दरखास्तों दोनों को यकजा करके इस मामले की समाअत का आगाज कर देती है। और यही इस सारे अमल की एक बारीक तरीन कार्रवाई है, क्योंकि अगर यह मामला सिर्फ सदारती रेफरेंस तक महदूद रहता तो अदालती फैसला नहीं होना था, इसने अदालती राय होना थी। और अदालती राय के ऊपर अमल होना या अमल ना होना यह किसी भी तरह से किसी के लिए भी लाजिम नहीं है। एक बंदा राय देता है कि जनाब हमारे नजदीक ये चीज इस तरह नहीं इस तरह है, तो उस राय का दूसरे फरीक के ऊपर उस वक्त तक जोर होगा कि जनाब अगर वो उस राय से मुत्तफिक है। या ये जो अदालती राय थी इसकी बुनियाद पर इमरान खान साहब की हुकूमत को लेजिस्लेशन कर लेती तो ये उसके बाद एक कानून का दर्जा हासिल कर लेता। अलबत्ता जैसे ही इसके ऊपर आर्टिकल 184(3) की दरखास्त का तड़का लगता है वैसे ही ये एक अदालती ऑर्डर में तब्दील हो जाता है, और अदालती ऑर्डर की पोजीशन बिल्कुल ही मुख्तलिफ होती है। और यही वजह है कि कार्रवाई के आगाज पर जो है जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, उन्होंने इसी बारीक नुक्ते पर, इसी जख्म के ऊपर, इसी रग के ऊपर उंगली रखी जो बुनियादी तौर पर उम्मुल खबाइस थी, जिसकी बिना पर यह सारे का सारा फर्श जो है वो क्रिएट हुआ। और उसी की बुनियाद पर हुकूमतें बनी, हुकूमतें टूटी, उसी की बुनियाद के ऊपर जनाब जो हालातों वाकयात हैं उसके अंदर बहुत ही ज्यादा तब्दीली रूनुमा हुई। समाअत के आगाज पर ही जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट शहजाद शौकत साहब केस का पस मंजर पेश करते हुए अदालत को बता रहे थे कि इस केस में सदारती रेफरेंस भी था और आर्टिकल 184(3) की दरखास्तें भी थी, जिस पर जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस्तफसार किया क्या दोनों दायरा इख्तियार मुख्तलिफ नहीं है, जिस पर शहजाद शौकत का यह कहना था कि हां जी ये दायरा इख्तियार मुख्तलिफ है। रेफरेंस पर राय पर आर्टिकल 184(3) दो अलग अलग दायरा इख्तियार हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा का इस मौके पर यह सवाल था कि दोनों को यकजा करके फैसला कैसे दिया जा सकता है, क्योंकि दोनों के जो स्कोप हैं, स्कोप ऑफ हियरिंग या उनकी लीगल ग्राउंड्स वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। सदारती रेफरेंस पर सिर्फ राय दी जा सकती है, फैसला नहीं। क्या अदालत ने दोनों मामलात को यकजा करने की वजूहात पर कोई ऑर्डर जारी किया था? तो इसका जवाब भी था कि नहीं। इस हवाले से किसी तरह की
कोई वजाहत नहीं दी गई कि सदारती रेफरेंस को किन बुनियाद पर आर्टिकल 184(3) के साथ मर्ज किया गया था। इस हवाले से कोई भी जो दलील है वो मौजूद नहीं। इसके ऊपर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि सदर की जानिब से तो कानूनी सवालात उठाए गए थे, वो कानूनी सवालात कौन से हैं, जिस पर शहजाद शौकत ने जवाब दिया कि सदर की तरफ से 4 सवालात थे जो उठाए गए। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने इस्तफसार किया, क्या इखलाकियात से मुतल्लिक रेफरेंस में सवाल जेन्युइन था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट बार के सदर का कहना था कि अदालत ने करार दिया था मुनहरफ रुकन का वोट गिना नहीं जा सकता। जस्टिस काजी फाइज ईसा के ये रिमार्क्स थे और ये रिमार्क्स बहुत ही ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। जब एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि मुनहरफ अरकान का वोट कास्ट नहीं होगा, डिसीड करने का हुक्म फैसले में नहीं है, इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन में तहरीके अदम एतमाद, वजीर आजम और वजीर आला का इंतखाब और मनी बिल की वजाहत मौजूद है। जब आइन वाज़े है तो अपने तौर पर किस तरह कोई चीज शामिल की जा सकती है। इस अदालती फैसले ने तो आर्टिकल 95 को भी गैर मौसर कर दिया। इस मौके पर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने पूछा, फैसले में यह कहां लिखा है कि वोट ना गिने जाने पर अराकीन ना अहल होंगे। फैसला तो इस मामले को जमात के सरबराह पर छोड़ रहा है। जमात के सरबराह की मर्जी है, चाहे तो ना अहल ना करे। जमात का सरबराह अगर डिक्लेरेशन ना अहली का भेजे ही ना तो क्या होगा, जिस पर शहजाद शौकत का कहना था कि फिर यह मामला खत्म हो जाएगा और इसके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदम एतमाद में अगर वोट गिना ही ना जाए तो वजीर आजम को तो हटाया ही नहीं जा सकता, यानी आर्टिकल 95 तो गैर फाल हो जाएगा। शहजाद शौकत का कहना था कि वोट ना गिना जाए तो फिर बजट पार्लियामेंट से मंजूर होने की शर्त क्यों है। फिर चीफ जस्टिस ने पूछा कि अदालत ने फैसले में आर्टिकल 95 पर कुछ कहा, तो आपको पता है क्या जवाब था? नहीं पाया। तेरी जहां जहां पर जो ऐसे नुक्ते थे जिसकी तशरीह जरूरी थी, जो इस बात को वैलिडेट करता कि ये नुक्ता जाकर इस नुक्ते से मिलता है और इसकी बुनियाद पर ये चीज सामने आ रही है, इसके नतीजे में आर्टिकल 95 एक गैर जरूरी, एक गैर मौसर आर्टिकल के तौर पर दस्तूर में मौजूद होगा। ऐसे तमाम मुकामात पर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जो आर्टिकल 63A के रियल ऑथर थे, उन्होंने जनाब इन तमाम नकात के हवाले से किसी तरह की कोई बात नहीं की, ना ही उन्होंने इस हवाले से किसी तरह की कोई राय दी और ना ही इस हवाले से उन्होंने कोई नुक्ता दिया। अब आपको समय लग रही है कि जनाब मुनीब अख्तर साहब इस सारे के सारे मामले में से क्यों राय फरार इख्तियार किए थे। उनको पता था कि जनाब अदालत के अंदर जब काजी ने नुक्ते उठाने हैं तो मेरी तो वो वाली हो जानी हक वाली जो आज से पहले कभी किसी ने ना सुनी हो। लिहाजा बेहतर है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पीछे लुक के जरा पतली गली से निकल जाया जाए और फिर इस पतली गली से निकलने के लिए जनाब बहुत ही ज्यादा जो है वो तगोदौड़ नहीं करना पड़ी, सिर्फ 2 खत लिखना पड़े। इस मौके पर अगर मैं आपसे यह कहूं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के साथ साथ जस्टिस जमाल खान मंजूखेल ने भी उमर अताब बंदयाल, एजाजुल हसन और मुनीब अख्तर की टका के मंजी ठोकी है, तो यह कहना कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। और यहां पर भी एक मिसाल जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब के हवाले से बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने समाअत के दौरान ये बात जो है अपने रिमार्क्स में गई कि बलूचिस्तान में इन्हीं दिनों अपनी ही जमात के लोग रोज अपने ही वजीर आला के खिलाफ अदम एतमाद लाया करते, यानी उस वक्त की बात हो रही है जब सदारती रेफरेंस और गवर्नमेंट की 184(3) की अपीलें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जेर समाअत थी, जब उमर अताब बंदयाल साहब प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट कह रहा हूं, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। जमाल मंदोखेल कह रहे हैं कि ये उन्हीं दिनों की बात है जब एक जमात के लोग अपने वजीर आला के खिलाफ अदम एतमाद लाए थे। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि बरतानिया में हाल ही में एक ही जमात ने अपने वजीर आजम को तब्दील किया था। इस जमात ने हाउस में अक्सरियत भी नहीं खोई थी। जमाल खान मंदोखेल साहब इनफैक्ट जाम कमाल साहब का जिक्र कर रहे थे, जिनको तहरीके अदम एतमाद के जरिए हटाया गया था और उनकी जगह पर अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो साहब जो हैं वो चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान बने थे।
इस मौके पर चीफ जस्टिस का यह कहना था कि ज़मीर के मामलात के फैसले करना मुश्किल है, हकायक पर फैसले देना आसान होते हैं। कि आर्टिकल 63A से मुतल्लिक फैसला आइन के आर्टिकल 95 और आर्टिकल 136 के बरखिलाफ नहीं, जिस पर शहजाद शौकत का यह कहना था कि हां जी ये फैसला बिल्कुल ही इन दोनों आर्टिकल्स के खिलाफ है। और उनका यह भी कहना था कि जनाब पार्टी सरबराह और पार्लिमानी पार्टी सरबराह दोनों अगर अलग अलग हदायत दें तो फिर क्या होगा, ऐसे में तायुन कैसे किया जा सकता है कि किसकी राय मानी जाए, क्योंकि एक जगह पर पार्टी के जो सरबराह है उसकी राय की अहमियत का जिक्र है और दूसरी जानिब पार्लिमानी पार्टी के सरबराह की हदायत को माने जाने का जिक्र है। ऐसी सूरत में जब पार्लिमानी पार्टी का सरबराह और जमात का सरबराह दोनों ही अलग अलग हों तो फिर किसकी बात मानी जाएगी, ये इस फैसले में एक बहुत बड़ा सुकम है जिसका भी कोई जिक्र नहीं किया गया। इस पर जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 62(1)(f) पर जस्टिस मंसूर अली शाह का फैसला मौजूद है। फैसले में वजाहत मौजूद है कि नाअहली से मुतल्लिक कौन सी शिकें अज खुद नाफिज होती हैं और कौन सी नहीं। अमरीकी आइन में इनहराफ से मुतल्लिक क्या है, जिस पर सदर बार का यह कहना था वहां अरकान वोटिंग के लिए आजाद होते हैं। चीफ जस्टिस का यह कहना था फैसला सिर्फ ये नहीं कहता कि आपका वोट गिना नहीं जाएगा, बल्कि फैसला ये कहता है कि पार्टी कहे तो वोट लाजमी करना है। पार्टी के कहने पर वोट ना करने पर रुकन के खिलाफ कार्रवाई का कहा गया है और यह कार्रवाई जो है ये नजर सानी की दरखास्तों से पहले नहीं हो सकती, यानी जब तक कार्रवाई के लिए रुकन जो है वो दरखास्त करे, जो पार्लिमानी पार्टी का सरबराह है नोटिस देगा अपने रुकन को, नोटिस का जवाब देगा रुकन, और अगर वो जो है पार्लिमानी पार्टी का जो लीडर है, जो सरबराह है, वो उसके जवाब से मुतमईन नहीं होगा तभी वो रेफरेंस भेजेगा स्पीकर को, स्पीकर उस रेफरेंस को भेजेगा इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन पे उसके ऊपर नाअहली का नोटिफिकेशन जारी करेगा। अब ये जो सूरत हाल यहां पर बन रही है ये कुछ ज्यादा अहमियत की हामिल इस वजह से है कि इस केस के अंदर करेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो रही है। जो पहले करेक्शन की बजाय कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्डोज किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया गया था, ये जो इस वक्त लोगों को आग लगी ना, ये जो दिलों में क्यामत बरपा हो रही है, जो इस बात का उम्मीदें लगा के बैठे थे कि थी खबर गरम के गालिब के उड़ेंगे पुरजे, देखने हम भी गए, तमाशान हुआ। लोगों ने आज उम्मीद लगाई हुई थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब गंडासा उठाए और जनाब मुनीब अख्तर साहब कुल्हाड़ी उठाए और कोई एक आध और ऐसा ही कोई बंदा जो है वो क्लाशनकोफ उठाए, जस्टिस काजी फायज ईसा की अदालत में आएगा और वहां पर आकर जनाब हंगामा बुझा देगा, तू कौन होना है काम करने वाला, इस तरह का कुछ सीन वहां पर क्रिएट होगा। जनाब ऐसा नहीं होना था और ऐसा नहीं हुआ और यही वजह है कि इस वक्त जो फरीक मुखालिफ है वो इस वक्त एक अजीबोगरीब कश्मकश का शिकार है कि जनाब इस ऐसे कानूनी निकात जो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने उठाए हैं इसका जवाब कैसे देना है। भाई एक आर्टिकल को आप गैर मौसर कर रहे हैं तो उसको गैर मौसर किन लीगल ग्राउंड्स के ऊपर कर रहे हैं उसका तो जिक्र करें। दो जो है जिनका दो ऐसी दरखास्तें या एक रेफरेंस और एक दरखास्त जिनका स्कोप ही बिल्कुल मुख्तलिफ है, एक जगह पर राय देनी है एक जगह पर ऑर्डर देना है, दोनों को आप मिक्स कैसे कर सकते हैं। और अगर मिक्स कर दिया है, इनको इकट्ठा सुन लिया है तो फिर कम से कम इनको इकट्ठा सुनने के हवाले से भी कोई राय दे दी जाए। तारीख इसके ऊपर खामोश है और खामोशी की वजह यह है कि ईमानदारी का परचम सर बुलंद करना था और इस फैसले के अंदर ईमानदारी के परचम को ही सर बुलंद कर दिया गया है। अब ये मामला जनाब कल तक हो गया मौखर और मुझे ऐसे लगता है कि कल ही ये जो है ना इस सारे मामले का को कट्टा कट्टी बरामद हो जाना है, कल ही इसका कोई शॉर्ट ऑर्डर आ जाना है और परसों जनाब पार्लियामेंट का इजलास तलब हो जाना है। ये है घोड़ा और ये है घोड़े का मैदान, जिसका में दम है आए और आकर रोक ले। मुझे नहीं लगता है कि किसी में इस वक्त इतना दम मौजूद है। अभी जरूर कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।